Welcome back. Welcome to the part 11 of chapter 1, क्लास भी 11th और पार्ट भी 11th। अच्छा है, तो पार्ट 11th है ये। और देखो धीरे धीरे करते हुए हम पार्ट 11 पर आ गए हैं। और मुझे पता नहीं आप लोगों ने अभी तक कितना किया है, लेकिन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं यू विल यू विल नेवर फेस एनी डिफ़िकल्टी इन केमिस्ट्री। ओके, तो पार्ट 11 में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल से। जो न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है? एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। तो एवरेज एटॉमिक मास हमने लास्ट पार्ट में कराया था, पार्ट 10th में। तो अब इसमें क्या होता है, ये पहला न्यूमेरिकल है। एक बोरोन एलिमेंट है, बोरोन के दो आइसोटॉप्स हैं जिसमें एक 10B है और एक 11B है। और बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास क्या है? 10.8 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि दोनों जो आइसोटॉप्स हैं उनकी परसेंटेज अबेंडेंस कितनी है। तो हमने जो 10B है उसकी परसेंटेज अबेंडेंस x% मान लिया, और 11B की परसेंटेज अबेंडेंस कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x%। तो अब हम एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स इनटू परसेंटेज अबेंडेंस। हमने रख दिया इधर 10.8 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। यहाँ पर हमने 100 एज ए एलसीएम ले लिया। यहाँ पर आ गया 10x प्लस 1100 माइनस 11x। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 1080 इज इक्वल टू 1100 माइनस एक्स। और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 20%। तो हमने 10B को x माना था, तो 10B की परसेंटेज अबेंडेंस कितनी हो गई? 20%। और 11B की परसेंटेज अबेंडेंस कितनी होगी? 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। तो आगे आपको समझ में किस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास को यूज़ करके परसेंटेज अबेंडेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक वो लिखे हैं नोट्स। दो परसेंटेज अबेंडेंस जो होती है वो हमेशा 100% होती है, 100% से ज़्यादा नहीं होती है। जैसे अगर आपके किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, 2 आइसोटोप्स की आपको परसेंटेज अबेंडेंस दे रखी है, और थर्ड की निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उन दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज अबेंडेंस को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे। यू विल गेट द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप परसेंटेज अबेंडेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शनल अबेंडेंस दे रखी है, फ्रैक्शनल का मतलब है पॉइंटों में दे रखी है, तो फ्रैक्शनल अबेंडेंस में सारे अबेंडेंस का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। और किसी भी एलिमेंट की जो फ्रैक्शनल अबेंडेंस है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और जितने भी फ्रैक्शनल अबेंडेंस का सम होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। दीज आर द सम नोट्स फ्रॉम द एवरेज एटॉमिक मास। अब हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है, अगर हम किसी भी एलिमेंट के मास को ग्राम में लिखते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम का 1 ग्राम एटम विल बी इक्वल टू 23 ग्राम, क्योंकि 23 क्या है? 23 AMU इट्स एटॉमिक मास। लेकिन अगर हम उस AMU को हटा के ग्राम लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सोडियम के 1 ग्राम एटम में 23 ग्राम सोडियम होता है। ठीक है, तो अगर आपको 46 ग्राम सोडियम दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि 46 ग्राम में कितने ग्राम एटम होते हैं, तो आपको पता है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। तो 46 में कितने हो जाएंगे? 46 बाई 23 इज इक्वल टू 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। आया समझ में किस तरीके से करना है? ग्राम एटम मीन्स किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका ग्राम एटम होता है। 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम या 1 एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। उसी तरीके से अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मास ऑफ Al इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम,
तो अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम के लिए 1 ग्राम एटम में कितने ग्राम होते हैं, 27 ग्राम होते हैं। तो 0.5 ग्राम एटम में कितने होंगे, 27 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 13.5 ग्राम एटम ऑफ Al। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप ग्राम एटम, एटॉमिक मास और ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास में आपको डिफरेंस पता चल गया। एटॉमिक मास होता है AMU या U में, यूनिफाइड मास, लेकिन जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम होता है वो होता है एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरीके से, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड with respect to the 1/12 of one atom of carbon 12। ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 के रेस्पेक्ट में जो मास होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल का, वही उसका क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। लेकिन इसको कैलकुलेशन करने की तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट के जितने एटम प्रेजेंट है उनके मासेस को ऐड करने पर जो आता है वो उसका क्या बन जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की सेम यूनिट होती है, दैट इज AMU या U। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर ले, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 AMU। अब हम बात करते हैं CH4 में 12 कार्बन के कितने एटम है, 1, तो 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है 4, 4 इंटू 1, तो इट इज 16। उसी तरीके से हम H2SO4 की बात करते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें H के 2 हो गए, तो 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, इट विल गिव 2 प्लस 32 प्लस 64, इट इज इक्वल टू 98 AMU। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, 6 कार्बन के एटम है तो 6 इंटू 12 प्लस 12 अगर हाइड्रोजन के एटम है तो 12 इंटू 1, और 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम है तो 6 इंटू 16, तो ये आएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 एंड यू विल गेट 180 AMU। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी होती है जिसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है इन ग्राम। या किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, आए समझ में कि ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, दैट इज व्हेन molecular mass is expressed in gram, it is called ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे हम O2 की बात करें तो ऑक्सीजन O2 क्या एक मॉलिक्यूल है, तो अगर 32 ग्राम है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल या 2 ग्राम मॉलिकुलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का, तो आपको पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने शुगर ले लिया, शुगर का फॉर्मूला कितना होता है, C12H22O11 होता है। तो क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने, इसमें 22, ऑक्सीजन के 11 और कार्बन के 12 है। तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो 144 प्लस 22 प्लस 176 इज इक्वल टू 342 ग्राम। तो आपसे ग्राम मॉलिकुलर मास पूछा था शुगर का, तो इसलिए हमें इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इज इक्वल टू 342 ग्राम। अब सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल में शुगर का मास कितना होगा। तो अब आपको पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना होता है 342, तो 0.5 में कितना होगा 342 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 171। ठीक है, आगे समझ में। अब आपसे पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इन
547.2 ग्राम शुगर। तो आपको पता है कि भाई 342 ग्राम शुगर में 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है, तो 547.2 ग्राम में कितना होगा 1/342 इंटू 547.2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1.6 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी तरीके से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.6 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आपको SO2 का मास बताना है। तो पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 2 इंटू 16 इजिकल टू 32 प्लस 32 इजिकल टू 64। ठीक है, SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 64 ग्राम हो गया। तब आपको पता है कि भाई 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इजिकल टू 64 ग्राम, तो 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इजिकल टू 64 इंटू 2.6 इजिकल टू 166.4 ग्राम SO2। तो इसी तरीके से आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिर आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और ये करने के बाद आज हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे। ठीक है, वो असाइनमेंट आपको करना है। आई होप यू हैव डन द लास्ट असाइनमेंट विद फुल ऑनेस्टी। इसके बाद हम मोल कंसेप्ट कराएंगे। मोल कंसेप्ट आ गया तो समझो सारी चीज़ें आ गई आपको। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें बताते रहिए। और घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।